बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर यानी खित्ते में से बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो ये एक खबर कि ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की है, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तक की इत्तला के मुताबिक अमेरिका ने एक ब्लॉकेज किया हुआ है बैरूनी सतह पे, यानी पाकिस्तान और ओमान के बीच में एक पट्टी है जहाँ पे अमेरिकन शिप खड़े हैं और वहाँ से वो किसी भी बहरी जहाज़ को गुजरने नहीं दे रहे बकौल उनके। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि हम वहाँ किसी चिड़िया को भी पर नहीं मारने दें। बल्कि उन्होंने एक ईरानी जहाज़ पे कब्ज़ा भी किया, दूसरे ईरानी जहाज़ पे, एक टैंकर पे भी कब्ज़ा किया। फिर ट्रंप ने ये कहा कि चीन से कोई तोहफ़ा जा रहा था। हालाँकि इसका डिनायल भी आ गया। लेकिन अमेरिका का ब्लॉकेज जारी है और ईरान ने अपना अंदर जो आबना हुर्मुज़ का ब्लॉकेज है, उसको मज़ीद सख्त कर दिया है। यहाँ 3 जहाज़ों को कंट्रोल में लिया, जो ईरान से बातचीत किए बगैर जा रहे थे। यानी ईरान का ये मानना है कि जो यहाँ से गुज़रना चाहता है, वो गुज़र जाए, लेकिन हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के तहत और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में। बिला वजह यहाँ से कोई नहीं गुज़रे। इंडिया के एक बहरी जहाज़ के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसके ऊपर सफ़ीर को तलब किया गया था और ये दावा किया गया कि वो जहाज़ ने जो टोल टैक्स अदा करना था, वो कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस पे फायरिंग हो गई। अब खबर कुछ और आई है। खबर ये है कि वो पैसा किसी और ने वसूल कर लिया था और कोई क्रिप्टो फ्रॉड हो गया। लेकिन एक्चुअली जो ईरानी हैं, जब उन्होंने रोका, वो जहाज़ नहीं रुका, तो फिर उन्होंने फायरिंग कर दी और अब इस वक़्त 3 जहाज़ों पे फायरिंग हुई, जिनमें से 2 जहाज़ों को ईरान ने अपनी तहवील में ले लिया। ईरान जो बैरूनी नाकाबंदी है, उसको एक जंगी इक़दाम करार दे रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ़वर्ज़ी कर रहा है और हमारी बंदरगाहों का ब्लॉकेज करना या हमारी बंदरगाहों की नाकाबंदी करना, जैसा कि अमेरिका ने पूरे खित्ते को आगे से ब्लॉक कर दिया है, वो ये कह रहा है कि ये जंगी कदम है और हमें पता है कि इसको खुलवाना कैसे। अब अगर ईरान ताकत का इस्तेमाल करता है इसको खोलने के लिए, तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जाए और ये मामला इस खित्ते को एक नई जंग की तरफ खुदा न खास्ता लेकर जा सकता है। देखिए, ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरान कोशिश करेगा कि अमेरिका कुछ ऐसा करे जिसके जवाब में ईरान रिटेलिएट करे और इस ब्लॉकेज को खुलवाए। ब्लॉकेज कितना मजबूत है? इस हवाले से चंद लोग सवालात उठा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, उसके मुताबिक तो ब्लॉकेज बहुत ही मजबूत है और बड़ा शानदार ब्लॉकेज है और कोई भी उसको अबूर नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिपोर्टें मौजूद हैं जो ये बता रही है और ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसकी ये खबर भी आई हुई है कि अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर गए हैं। अब ये तेल लेकर जा रहे हैं। अमरीकी ब्लॉकेज का क्या फ़ायदा अगर वहाँ से टैंकर्स गुज़र रहे हैं तो? और वो गुज़रते चले जा रहे हैं। अमेरिका क्यों नहीं रोक पा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सैटेलाइट उनके पास है, बहुत सारी सहूलतें उनके पास हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सिर्फ़ गरीब ममालिक के या कमज़ोर ममालिक के ऑयल टैंकर्स नहीं गुज़रते। यहाँ बहुत अमीर और ताकतवर ममालिक की भी तिजारत होती, जिनमें जापान है, कोरिया है, चाइना है और बड़े ममालिक हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान है। ये सारे मुल्क जो हैं, वो अमेरिका के साथ इनके ताल्लुकात ठीक है और अमेरिका इनके साथ जंग में क्यों जाएगा? तो अगर ईरान वहाँ से कुछ पैसा वसूल करके जहाज़ों को निकाल रहा है या वो अपने एक तरीक़ाकार से निकाल रहा है, तो अमेरिका भी सारे जहाज़ों को रोक नहीं पा। फाइनेंशियल टाइम ने जो डाटा जारी किया, उसके मुताबिक अब तक 34 टैंकर्स अमरीकी ब्लॉकेज को क्रॉस कर चुके हैं, जबकि अमेरिका का दावा इसके बिल्कुल बरअक्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी और तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जैसे दुनिया देख रही है, वो वैसे नहीं देखते। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान इज़ कोलैप्सिंग फाइनेंशियली, कि माली एतबार से ईरान जो है वो तबाह हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली रहे और फौरी तौर पे खुल जाए। स्टार्विंग फॉर कैश, यानी वो इस वक़्त पैसे के लिए तरस रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे $500 मिलियन ईरान का नुकसान हो रहा है। ईरान की मिलिट्री और पुलिस शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। अब ये तो सिर्फ अमेरिका ने बंद किया कितना अरसा पहले। मैक्सिमम अमेरिका को ये बंदिश किए हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो 1 हफ्ते में ईरान की इतनी बुरी हालत हो गई कि पुलिस को भी तनख्वाह नहीं मिल रही, फौज को भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 6 महीने से बंद किया हुआ है आपने हुर्मुज़ को, या बाहर की तरफ से जो ब्लॉकेज उसने लगाया हुआ है। ये तो 6 महीने या साल बाद करने वाली बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शुरू कर दी हैं कि जनाब तनख्वाहें मिलना बंद हो गई, पैसे को तरस गए। ऐसा तो नहीं हो रहा। ईरान के पास पैसे भी हैं। अव्वल तो ईरान ने जब ये कहा कि उसे वॉलंटियर चाहिए, तो लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आकर वॉलंटियर बनने के लिए अपने आप को पेश कर दिया कि हम जंग में लड़ना चाहते हैं, हमसे काम करवा लें। तो ऐसे मुल्क में तनख्वाहों के लिए पुलिस वाले और फौज वाले क्यों लड़ेंगे या हालात खराब करेंगे? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है और उस दुनिया के अंदर रहते हैं। फिर एक और बात कही कि ईरान नहीं चाहता कि आबनाए हुर्मुज़ को बाहर की तरफ से बंद रखा जाए। वो इसे खोलना चाहते हैं ताकि रोज़ाना जो $500 मिलियन का उनका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान उनका ना हो। वो कहते हैं, 4 दिन पहले मेरे तक कुछ लोग पहुँचे थे और मुझे ये कह रहे थे कि सर, ईरान ये चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए इमीडिएटली।
अब ये कौन लोग थे? ये आसिम मुनीर साहब ने ईरान का ये पैगाम पहुंचाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आबने हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाए बाहर की तरफ से। ईरान ने तो खोल दी थी पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब ईरान ने कहा कि फिर आप भी खोल दें इसको, ये ब्लॉकेज खत्म करें, तो उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं, अपने इस ट्वीट में उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम आबने हुर्मुज़ को खोल देंगे तो फिर ईरान के ऊपर डील के लिए दबाव नहीं कर पाएंगे। ट्रंप को ये लगता है कि वो 2 ही तरीकों से ईरान पे डील के लिए दबाव डाल सकता है। एक, ईरान की सारी बंदरगाहों की ब्लॉकेज जो उसने किया हुआ है कि मैं वहाँ पे नाकाबंदी करके तो ईरान पे दबाव डालूँगा और इसके ज़रिए से ईरान के साथ एक डील हासिल करूँगा। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बमबारी करके, कि बहुत बड़े पैमाने पे बमबारी करनी पड़ेगी और उस बमबारी के नतीजे में ईरान पे इतना दबाव डलेगा कि ईरान हमारे साथ मुज़ाकरात करेगा या डील करेगा। तो वो इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो इत्तला आई है उसमें 34 ऑयल टैंकर्स अमेरिकी ब्लॉकेज क्रॉस करके चले गए हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये दावा किया कि 70 ऐसे टारगेट्स हैं जो ईरान ने लॉक किए हुए हैं और उनकी उँगली ट्रिगर के ऊपर है या उनकी उँगलियां बटनों के ऊपर, क्योंकि अब ट्रिगर तो होता नहीं, बंदूक थोड़ी चल रही है, बटन ही चल रहे हैं, तो वो ट्रिगर ही आप कहेंगे जहाँ से ट्रिगर किया जाता है बम को, ड्रोन को, मिसाइल को। उन्होंने कहा जी हमने अपने 70 टारगेट्स लॉक किए हैं और ये मिडल ईस्ट में है और ये अमेरिकन टारगेट्स हैं और इसके अलावा आपको पता है कि ईरान ने साफ धमकी लगाई है कि अब अगर खलीजी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल होती है ईरान के खिलाफ, तो जो सरजमीन इस्तेमाल होगी वो उसकी ऑयल की तनसीबात को तबाह कर देंगे। ये बड़ी संगीन धमकी है जो ईरान ने लगाई है। नाज़रीन, एक चीज़ अमेरिका के अंदर हुई है और 4 बड़े इंकशाफात हैं जो अमेरिका से अब सामने आए हैं। ये चारों मैं आपके सामने रखूंगा और इन चारों चीज़ों ने डोनाल्ड ट्रंप को दीवार के साथ लगा के अकेला कर दिया। इस तन्हाई से डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे निकलना है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, ट्रंप को न्यूक्लियर कोड्स नहीं दिए गए। दूसरी चीज़, ट्रंप को सिचुएशन रूम से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी चीज़, ट्रंप के दामाद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। चौथी चीज़, अमरीकी असलहे के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी। पहली चीज़ जो है वो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मौकों पर बड़ी खौफनाक धमकियां। एक, उन्होंने ये कहा कि पूरी तहज़ीब मिटा देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरा मुल्क हम धमाके से उड़ा देंगे। अब ये मालूम हुआ है और ये दावा किया गया है, ये दावा एक साबिक CIA डायरेक्टर की जानिब से किया गया और बाकायदा उन्होंने टीवी पर बैठकर ये दावा किया। उन्होंने कहा कि जब बहुत तनाव का माहौल था तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे, ये मिलिट्री क़यादत के पास होते, मगर उन्हें फराहम नहीं किए गए। ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर जनरल डैन केन, इन्होंने खड़े होकर कहा कि नो, अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल डैन, उन्होंने कहा कि नहीं, कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर कोड्स मांगे। ये इंतहाई खतरनाक बात है, दुनिया में रिपोर्ट भी हुई है। नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिस पे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता है, उतना ही ज़ोरदार जवाब देता है। और ये जवाब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रीसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कि डील शील ये वो, हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो निकलो इसमें से और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो, फिलहाल ये नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब किसी से डील नहीं कर रहे हैं फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक़्तिदार के अंदर ले आए और उन्हें वही बड़ी सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा, ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा, भाई हम मुल्क के मालिक है, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याह्या खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याह्या खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाए। वो आईनी अदालतें
जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा, क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है, जैसे पाकिस्तान इसकी ज़ाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और ये इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीवी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर का और इमरान खान का है, जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है, और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं। हम ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफ़ी आपस में बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे में बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरी हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लटरम पटरम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना आसिम जरदारी के पल्ले कक्क है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने का अर्दली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारे हैं। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। हमारा इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क इस वक्त तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बैठाया जाए, कुर्सी पर बैठाया जाए, मुल्क पर बैठाया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल लोग बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े स्कैंडल्स मीडिया ला रहा है जनाब। वो बता रहा है कोई कि पीसीबी में इतना पैसा उड़ा दिया, ये फलां जगह में इतना पैसा उड़ा दिया, इनके खर्चों पे अल्ले तलल्लों पे इतना पैसा लग गया, फला फला होटलों में जाके ठहरते रहे, वहाँ इतना पैसा लग गया। तो जो बंदे मिलियन बिलियन में पाकिस्तानियों को पढ़ते हैं उन्होंने देखे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया। फिर वो ये कहते हैं जब नाअहल लोग ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं तो ये बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये कानून है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पे भी। अगर किसी को कैद तन्हाई में डाला जाता है तो ये अदालत के अहकामात में हो सकता है, क्योंकि कैद तन्हाई आज खुद एक सजा है। तनहा किसी बंदे को या कैदी को रखना ये एक बड़ी खौफनाक सजा होती है और ये सजा किसी अदालत के हुक्म के बगैर नहीं दी जा सकती, जो अदालत की इंफॉर्मेशन से बाहर इमरान खान साहब को दी जा रही है। वो ये कहते हैं कि 22 घंटे मेरे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जा रही, हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए ना ही अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी देखने की इजाज़त है। ये ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फ़कत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कम से कम 2 दर्जन किताबें भिजवाई है। जब से जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम आया है मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। ये तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हमें इसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। आज 7 माह हो गए, मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करने दी गई है। ये उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे बल्कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब सदर ट्रंप की हुकूमत आई तब भी मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये बात मैं भी आपको बार बार कहता रहा हूँ कि ये ज़रूर एक हुकूमत आई है और उसने दावा भी किया कि जनाब हम ये ख़त लिखने लगे हैं या हम वो फ़ोन कर रहे हैं या हमने पैगाम पहुंचा दिया है। और ये चीज़ें उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मोतबर लोग हैं जिनको बताई और उन्हें वो चीज़ें शेयर भी की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने अच्छी डील मारी अमेरिका के साथ और बहुत सारा कुछ गिरवी रख के